नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग देखते हैं। आइए जबरदस्त तरीके से सभी को शुभ संध्या, सभी को जल्दी से तो एक बार हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को देखें और समय न व्यतीत करते हुए देखिए किस तरह के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय कौन सी गैस बाहर नहीं निकलती है, पूछा है। नहीं निकलती है, कौन सी गैस नहीं निकलती है, सवाल ये पूछा गया है। आपको ऑक्सीजन नहीं निकलते कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलते कि जलवाष्प नहीं निकलते कि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलते। ये प्रश्न बड़ा ही आसान है और आप चाहो तो इसे बड़े ही शानदार तरीके से कर सकते हो। तो वह क्या है, जलवाष्प तो सबसे अधिक निकलती है, लगभग 80 से आपको जो है 90% तक जलवाष्प रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है और हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन सभी गैस निकलती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ये ज्वालामुखी के उद्गार के समय नहीं निकलती। और ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच, ठीक ना, पृथ्वी का सुरक्षा कवच के नाम से सुरक्षा कवच भी कहते हैं, ठीक ना। ये बातें भी याद रखे रहिएगा सभी लोग और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न में, भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? आपको 70.04, 75.04, 74.04 या 86.04। तो ऑप्शन के अनुसार बच्चा 74.04 भारत का साक्षरता दर माना गया है। यदि कहा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तब आप जवाब दीजिएगा केरल है, ठीक ना, जहां पे 94% लोग साक्षर है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तब बताइएगा कि बिहार है। और सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, वृद्धि करने वाला राज्य, साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य भी बच्चा ये बिहार ही है, ठीक ना। ये सब आंकड़ा जो है, आंकड़ा 2021 के अनुसार आपको 11 के अनुसार बता रहे हैं। ये आपको महत्वपूर्ण बातें, आप सबके लिए ये महत्वपूर्ण बातें, ठीक। तो चलिए एकदम जबरदस्त तरीके से आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत जो है और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ये पृथ्वी के निर्माण से संबंधित सिद्धांत बताया गया है। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत जो है ये हैरी हैंस महोदय के द्वारा दिया गया है और 1962 ईस्वी में आपको हैरी हैंस महोदय ने इसका आपको सिद्धांत दिया। और इसकी व्याख्या जो है आगे चलकर इसकी व्याख्या विधिवत रूप से किसने की, तो मोर्गन महोदय के द्वारा, मोर्गन, ठीक ना, मोर्गन द्वारा इसकी विधिवत व्याख्या की गई। विधिवत, एक मिनट बच्चा, सॉरी, विधिवत व्याख्या किया गया। जबकि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बताइएगा कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर महोदय के द्वारा दिया गया था। ये आप सबसे बहुत बार ये प्रश्न पूछा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों को दिए गए आपको मिलान करना है। तो बड़ा ही आसान तरीके से इसे मिलान कर सकते हैं। जैसे दुल्हस्ती परियोजना किस पर है,
तो आपको चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। वहीं जब आपसे पूछे गांधी सागर परियोजना किस पर है, तो चंबल पर है। वहीं जब आपसे पूछे कि उकाई परियोजना तब ताप्ती नदी पर, तापी नहीं भैया, ताप्ती, ता आधा पति, ताप्ती नदी पर आपको जो है उकाई है, और तवा नदी पर तवा परियोजना है। तो इस तरह 2 1 3 4 ऑप्शन संख्या 2 3 नहीं भैया, 2 1 3 4 ऑप्शन संख्या आपको जो है कि 4 इज योर राइट आंसर होगा। 4 विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा ना। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर भी चूंकि नदी घाटी परियोजनाएं और अभ्यारण्य आप सबसे हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। पेट, सुपर टेट, चाहे टेट हुआ, चाहे जो भी हुआ, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए माता टीला परियोजना जो है ये किस पर है, तो ये बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है। नागार्जुन सागर किस पर है, तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर है। और आपको पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना है। पेंचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। तो इस तरह से पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा। 4 2 3 4 1 4 1 3 2 ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर। बच्चा माना जाएगा 3 जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रही। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न आने से पहले आपको वीडियो का शानदार तरीके से मैंने बुक लिखा है। यदि आप में से जिन महानुभाव वीडियो का परीक्षा दे रहे होंगे उनके लिए बड़ा ही यह महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो चलिए देखिए, वीडियो के परीक्षा के विषय में लगे हैं तो एकदम ईश्वर करे आप सबको सफलता मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए, देखता हूं कितने लोग सही जवाब देते हैं, ठीक ना। तो जल्दी से जवाब दीजिए आप सब। मुंह सूखने लगा था। बिहार तथा मध्य प्रदेश में, झारखंड तथा मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में तो नहीं पाई जाती और झारखंड में भी बहुत कम पाई जाती है। छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल नहीं भैया, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में यह जनजाति पाई जाती है। और थारू जनजाति जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक ना, जनजाति। साथ साथ ही यह हिमालय की तराई क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालय की तराई क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद बच्चा आप सबको बता दें कि यह दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, शोक के रूप में, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये थारू जनजाति के विषय में, और उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। ये बातें आप सब याद कर लीजिए, जान लीजिए, ये थारू जनजाति के विषय में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका में माउंट एल्ब्रुस है, या माउंट किलिमंजारो है, माउंट एटलस है, या डेक्कन बर्ग्स है? तो डेक्कन बर्ग्स तो दक्षिण अफ्रीका में बिल्कुल है, एटलस में है, लेकिन किलिमंजारो जो है ये आपको दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। और इसकी ये कहाँ है? तो ये तंजानिया में आपको है। कहाँ पे? तंजानिया में है। इसकी ऊंचाई लगभग 5800 मीटर के लगभग है। साथ साथ ही आपको महत्वपूर्ण बातें एक और बता दूं कि यह विषुवत रेखा इसको बीचे बीच काटती है। विषुवत रेखा इससे होकर गुजरती है, होकर गुजरती है,
लेकिन फिर भी यह जो है बर्फ से ढका रहता है। बर्फ से ढका रहता है, ढका रहता है। क्यों रहता है पता है? ढका रहता है क्यों? ये इसके पीछे का कारण ये है कि जब आपको 3000 से अधिक ऊंचाई पर आइसोबार लाइन, जिसे हिम रेखा कहते हैं, हिम रेखा खींची जाती है, आइसोबार लाइन का खिंचाव किया जाता है। ये महत्वपूर्ण चीजें आप सब याद रखे रहिए, जानते रहिए, चीजों को समझते रहिए, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक, तो ये हिम रेखा आपको जो है होती है, इसके कारण इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5800 मीटर है। तो 3000 से अधिक होने के कारण यहाँ आपको जो है कि बहुत अधिक बर्फ ढका रहता है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? D.R. गॉडगिल के द्वारा, V.K.R.V. राव के द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा या Y.B. अलग के द्वारा? तो अलग समिति जो है ये बहुत भारत के पहले समिति मानी जाती है, ठीक ना, गरीबी से संबंधित आकलन करने वाले। लेकिन पूछ रहा पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तब तक आप जवाब देते रहिए। तो 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा पहली बार आपको राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। और दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने ही पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। कितना बताया था? तो प्रति वर्ष 20 रुपए वार्षिक आय इनके द्वारा, वार्षिक आय, ठीक ना, वार्षिक आय बताया गया था। ऐसा जिक्र इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में किया था। जबकि आपको पहली बार वैज्ञानिक रूप से गणना जो है V.K.R.V. राव के द्वारा पहली बार वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घेंघा, जिसे गाइटर रोग कहते हैं, ये किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? अवटु ग्रंथि के कारण, उपल ग्रंथि के कारण, बाल्य ग्रंथि के कारण या पीयूष ग्रंथि के कारण? सबका अंग्रेजी नाम भी दिया है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस या प्यूटरिटी ग्लैंड। चाय ठंडी हो गई, ठीक ना, बोलने के चक्कर में। चलिए ये देखिए किसके कारण हुआ? तो बताइएगा कि अवटु ग्रंथि के कारण, थायराइड ग्रंथि के कारण, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक आपको जो है के स्राव होता है हार्मोन का, ठीक ना। और इसी हार्मोन के स्राव के कारण कई बीमारियां होती हैं और घेंघा रोग जो है इसी के कारण होता है। आयोडीन युक्त नमक के इस्तेमाल करने से, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने से घेंघा रोग जो है नहीं होता है, ठीक ना। आयोडीन नमक का इस्तेमाल करने से घेंघा रोग, जो कि गले में आपको गले से संबंधित रोग माना जाता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम लगाइए। तो आप लगा लो, देख लो, रॉलेट एक्ट कब आया? तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो 1909 में आया। और आपको इल्बर्ट बिल विवाद कब आया? तो 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद आया। तो इस तरह से पहले नंबर पे चौथा दे लूं, फिर आपको जो है चौथा के बाद तीसरा दे लूं, तीसरे के बाद पहला और पहले के बाद दूसरा। 4 3 1 2, 4 3 1 2। ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब है। आप कहीं भी गलती इस तरह के प्रश्नों को मत करिएगा। ये आपको बीईओ में इस तरह के प्रश्न, यदि आप में से कुछ लोग बीईओ का पेपर दिए होंगे तो आप देखिएगा कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे परीक्षाओं में।
नेक्स्ट देखिए, ये आपको हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से पढ़ाया गया है और आप इसे परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद है। पराध्वनिक, आपको जिसे सुपरसोनिक बोलते हैं, गति का मापांकन किस इकाई में की जाती है? मैक में की जाती है, नॉट में की जाती है, रिएक्टर में की जाती है या हर्ट में की जाती है? तो हर्ट तो आवृत्ति का मात्रक होता है, ठीक ना। हर्ट किसका होता है? आवृत्ति का मात्रक आपको जो है ये हर्ट को माना जाता है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक ना, आवृत्ति का। रिएक्टर किसका होता है? तो आपको भूकंप की तीव्रता, भूकंप, ठीक ना, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। नॉट क्या है? तो समुद्री मील आपको होता है। एक नॉट बराबर आपको 1.853 किलोमीटर, आपको मीटर, ठीक ना, किलोमीटर होता है, ठीक ना, ये किलोमीटर होता है। और मैक जो है यही पराध्वनिक के मापन की इकाई मैक बोली जाती है। सुपरसोनिक आवाज जो है वो कैद करने का काम मैक के द्वारा किया जाता है। विटामिन शब्द का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने, एम डेविस ने या कामीर फंक ने? तो फंक, फ से फांक लीजिए, विटामिन को फांक लीजिए, याद कर लीजिए, और फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। अब यहाँ पे विटामिन जो है ये आपको बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन माना जाता है। जबकि ए डी, आपको ए डी ई के, ये सब विटामिन जो है ये आपको वसा में घुलनशील, ठीक ना, घुलनशील विटामिन होते हैं। ये बातें आप सब अपने गांठ बांध लीजिएगा और बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। हर एक विटामिन का रासायनिक नाम लर्न कर लीजिएगा और उससे होने वाले बीमारियों के विषय में भी आप अगले प्रश्न में, मैं देखता हूं होगा कि नहीं, लेकिन हर एक आपको बीमारी से संबंधित जो है इसे भी देखते चलिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता स्थापित आपको सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो ये पहला जो था ये सुप्रीम कोर्ट, आपको प्रथम सुप्रीम कोर्ट के स्थापना जो है एससी कोर्ट के स्थापना कब हुई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 ईस्वी में इसके स्थापना हुई थी और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। साथ साथ ही आपको महत्वपूर्ण बातें बता दें कि इनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, अन्य न्यायाधीश, ठीक ना, जिन्हें हम कह सकते हैं ये 3 आप HCL कर लेना, हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर, ठीक ना, लिमेस्टर, ये HCL से याद कर लेना, ये लिमेस्टर, ये आपको जो है HCL, ये 3 अन्य न्यायाधीश भी हुआ करते थे। ये अपने मन मस्तिष्क में ये बातें भी याद रखे रहिएगा। साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि इसे धार्मिक, आपको नौसैनिक, सैनिक, दीवानी, फौजदारी सभी प्रकार के निर्णय सुनने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? ये बातें आपको जो है गोलकनाथ, बेरुबारे, केशवानंद या उपयुक्त में सभी मामलों में नहीं, भैया सभी मामलों में नहीं, ये केशवानंद भारती केस में यह आपको जो है दिया। केशवानंद भारती केस कब आया था? तो 1973 ईस्वी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपको केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में यह निर्णय दिया गया कि सर्वोच्च प्रस्तावना जो है ये संविधान का प्रमुख भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत
आपको 3 शब्द जोड़ा गया था। कितने? 3 शब्द आपको जोड़ा गया। और ये 3 शब्द कौन कौन से थे? तो आपको पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और आपको अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपको इसे जोड़ा गया था। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। चलिए नेक्स्ट देखिए। कथन ए, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, बिल्कुल सही है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 129 में किया गया, 129 आर्टिकल में के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को खुले न्यायालय में देता है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। यही आईएएस का प्रश्न हो जाता है, यूपीएससी का प्रश्न हो जाता है, ठीक ना। और यूपीएससी यही फंसा देती है बच्चों को, तो बिल्कुल भी नहीं। ए आपको जो है ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ए आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन संख्या बे इज योर राइट आंसर माना जाएगा। एकदम से अपने मन मस्तिष्क को ये अपने दिमाग में भेजे में बैठा लीजिए कि ये निर्णय दे सकता है। लेकिन जो अभिलेखीय न्यायालय का क्या मतलब है? अभिलेखीय न्यायालय का मतलब होता है कि अपने दिए हुए निर्णयों पर ये पुनर्विलोक कर सकता है, पुनरीक्षण कर सकता है। ये बातें इससे संबंधित है। नेक्स्ट, यूपी SSSC से वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण आपको जो कक्षा है और साथ साथ ही सुपर टेट से संबंधित भी हमारी संस्था की ओर से बैच शानदार तरीके से चल रहा है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके लिए ये काफी लाभदायक भी होगा। अब यहीं पे फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन से संबंधित आयोग का गठन जो था, ये फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। राजमन्नार समिति, ये आपको किससे संबंधित है? तो राजमन्नार समिति केंद्र और राज्य से संबंधित है। काका केलकर समिति भाषाई आधार से भी है और साथ साथ आपको जो है ये पिछड़ा वर्ग से संबंधित आपको माना जाता है। संथानम समिति ये भ्रष्टाचार पर रोक से संबंधित है, न कि प्रशासनिक। तो इस तरह से यदि आप देखोगे तो पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और आपको चौथे का पांचवा। ऑप्शन संख्या कहाँ है भैया? 4 2 1 5, 4 2 1 5। ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर होगा बच्चा। ये एकदम से सही लगा लीजिए, कहीं भी कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट चलिए, खसरी के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले वैक्सीन का नाम क्या है? MKR है, MRR है, MPM है या MMR है, ठीक ना। तो खसरे का वैक्सीन जो है MMR के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक ना। MMR के नाम से जाना जाता है। और पहला टीका जो है ये किसके कब लगता है? तो 9 से 15 महीने ये 2 टीका लगता है। 9 से 15 महीने के बीच में लगता है, बीच में। और दूसरा टीका जो है ये आपको कब लगता है? तो 15 माह से 6 वर्ष के भीतर, से 6 वर्ष के भीतर आपको जो है लगता है। और ये खसरा आपको तो है ही, साथ साथ ही एक अमेरिकन खसरा जिसे इबोला बोलते हैं, इबोला के विरुद्ध भी यह काम करता है। और कंठमाला, इबोला, खसरा, इन सबसे संबंधित आपको खसरा, ठीक ना, कंठमाला, इबोला, ये सबके विरुद्ध जो है आपको दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। नेक्स्ट, इलायची पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आपको अरावली रेंज में या पश्चिमी घाट में, फिर पंजाल रेंज में या पूर्वी घाट में? तो इलायची की पहाड़ी जो है केरल और तमिलनाडु में स्थित है और ये आपको पश्चिमी घाट में स्थित मानी जाती है, ठीक ना। कहाँ पे? इलायची की पहाड़ियाँ जिसे हम सब जो है
कार्डेमम की पहाड़ी, इसका नाम एक कार्डेमम भी मिलता है, ठीक ना, कार्डेमम, कार्डेमम की पहाड़ी भी कहते हैं, इसका पहाड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है और ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसका विस्तार जो है केरल एवं आपको तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में आपको हुआ है। इस पर्वत का विस्तार जो है, पहाड़ी का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट, मॉडम में किस प्रकार के उपकरण होते हैं? आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या आपको सिर्फ इनपुट? तब आप जवाब दीजिएगा, मॉडम जो होता है इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस होता है। एक चूंकि आपके परीक्षा में कंप्यूटर से संबंधित 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए 1-2 प्रश्नों को मैं हर बार शामिल करके आपको बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बने? और इसके साथ ही वर्तमान में आपको जो है ये 28 राज्य हैं और उसके साथ साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। तो इनका गठन, इसका गठन जम्मू कश्मीर का 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को आपको जो है कि नए राज्य का दर्जा दिया गया जम्मू और लद्दाख को, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, ये राजस्व लेखपाल का शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से बैच संचालित है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके लिए यह सुनहरा अवसर भी है और फायदेमंद भी है। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम बजट पेश कब किया गया? तो आपको पहली बार 1860 में, 62 में, 78 में या 80 में, सब 1800 ईस्वी में है। तो 1860 ईस्वी में आपको जेम्स विल्सन का नाम सुने होंगे, जेम्स विल्सन द्वारा, विल्सन महोदय द्वारा पहली बार भारत में बजट पेश किया गया था। और किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, ठीक ना। कैनिंग के कार्यकाल में 1860 ईस्वी में बजट प्रस्तुत किया गया। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? प्रथम बजट प्रस्तुत किसने किया जब पूछे तब बताइएगा कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है वो आपको बड़ा अच्छा नाम है यार उनका। अच्छा, पहले स्वतंत्र भारत का देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, ठीक ना। हाँ, याद आ गया, जॉन मथाई साहब जो हैं ये पहला बजट प्रस्तुत किए थे। और यहाँ आजाद भारत का पहला बजट सणमुख चेट्टी या सिट्ठी आपको जो है बजट प्रस्तुत किए थे। सर्वाधिक बार बजट आपको जब पूछे तो सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया तब बताइएगा बजट प्रस्तुत करता कौन है? तो मोरारजी देसाई जी हैं, मोरारजी देसाई, ठीक ना। देसाई इन्होंने कुल अब तक 10 बार बजट पेश किया है और अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने वाले आपको भारत के प्रथम वित्त मंत्री के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन किसकी सहायता से? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के गठित कोलिजियम के परामर्श से, या भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के एचसी के परामर्श से, या भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के प्रयास से। यानी इसमें से यदि देखा जाए तब आप जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कब किसके तहत की जाती है? तब इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा तो की ही जाती है। ये ऑप्शन के अनुसार जो है यही बनता है। लेकिन इसमें शामिल कौन कौन होता है? तो यहाँ पे आप करिएगा सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एक बात, प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। इसके साथ साथ ही आपको जो है
उस राज्य का राज्यपाल या एक से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय है तो दोनों राज्यों के राज्यपाल से परामर्श, प्लस आपको जो है वहां का हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से आपको नियुक्ति करता है। ये बातें भी आप याद रखे रहिएगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के सिफारिश पर जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा करता है और न्यायिक नियुक्ति आयोग में ये सदस्य होते हैं, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम कब आया था? तो ये अधिनियम था 2005 का, लेकिन 27 सितंबर 2006 ईस्वी में इसे लागू किया गया, लागू हुआ, ठीक ना। और इसका पदेन प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री, इसका पदेन प्रधान होता है। ये आप सबके लिए याद करने के लिए जरूरी है और ये चीजें आप सब अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि बिल्कुल भी गलती ना हो। ये आपके लिए आपके सुनहरे भविष्य की बात है, ठीक ना। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुआ था? तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय के स्थापना किया गया था। यद्यपि यह संघीय न्यायालय था परंतु इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल जो थे ये सर्वोच्च न्यायालय थे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना कब की गई थी? तब बताइएगा कि इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत में प्रथम एनजीटी, यानी एनजीटी का मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आपको जो है कि स्थापना कब और कहां किया गया था? तो इसकी स्थापना 2010 में नई दिल्ली में किया गया था और वर्तमान में इसके अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल, वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो आदर्श कुमार गोयल है, ठीक ना। और इनके पहले स्वतंत्र सिंह थे, ठीक, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल आपको जो है गोयल साहब यही है। ये आपको एक फास्ट ट्रैक है, ठीक ना, जिसमें पर्यावरण से संबंधित उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाती है। ये इसका प्रमुख कार्य माना जाता है, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं हम सब। अगला प्रश्न आप सबके सामने महत्वपूर्ण रूप से ये रहा। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से बैच जारी है। साथ ही साथ ई नोट्स और पीडीएफ भी आपको उपलब्ध होगा। इसके साथ ही टेस्ट क्विज भी हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से दिया जा रहा है। आप इसे परचेज करिए और अपनी सफलता में 4 चांद लगाइए। ये देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो महिलाओं के प्रसूति के समय सहायता प्रदान करता है? तो ये महिलाओं के प्रसूति के समय सहायता प्रदान करने वाला अनुच्छेद 42 है, 43 है, 51A है या 44 है। तो आप सबको आसानी से मैं बता रहा हूं कि आपको जो है 1 से लेकर और आपको जो है आपको 51 तक ये पूरी तरह से आर्टिकल सारा याद कर लीजिए। और इसमें महिला प्रसूति की सहायता की बातें आर्टिकल नंबर 42 में किया गया है। ये आपको जो है इसमें मौलिक कर्तव्य की बातें हैं, मौलिक कर्तव्य की बातें किया गया है। जबकि 44 में समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता की बातें की गई हैं। और रही बात 43 के, तो कामगारों के लिए आपको जो है कि प्रबंधन में कामगारों करने वाले लोगों के लिए उचित रोजगार की व्यवस्था की बातें आपको इसमें किया गया है। शिक्षा के अधिकार का उपबंध करने वाले आर्टिकल अनुच्छेद 21 क को संविधान में अंतर्विष्ट कब किया गया? तो ये आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे शामिल किया गया था। कब?
तो 2002 के तहत आपको शामिल किया गया था। वैसे शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम 2009 आया और इस 9 के तहत अप्रैल 2010 ईस्वी में शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार अब व्यक्ति का, बच्चों का मौलिक अधिकार है। साथ साथ ही आर्टिकल नंबर 11 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि माता पिता का यह दायित्व भी है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को स्कूली शिक्षा देने का प्रयास करें। ठीक ना, मौलिक ड्यूटीज भी दी गई हैं, मॉरल ड्यूटीज की बातें भी की गई हैं। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से आते थे? तो इनके पिताजी शाहजी भोसले थे। तो सीधी सीधी बात है, न होलकर थे, न गायकवाड़ थे, न सिंधिया थे, बल्कि ये भोसले थे और पुणे के रहने वाले थे। पुणे के भोसले से ये बिलोंग करते थे। सिंधिया कहाँ के रहने वाले थे? तो सिंधिया ग्वालियर के सिंधिया थे, ग्वालियर के, ठीक ना। और ये होलकर कहाँ के थे? तो इंदौर के होलकर, इंदौर के। और बड़ोदरा के गायकवाड़, बड़ोदरा के गायकवाड़, ये सब आपको फैमिली मराठों की माने जाती है। तो ये आपको, इनके दादा का नाम दादा कोणदेव था, माता का नाम जीजाबाई था। इनका जन्म जो था 1627 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। ठीक ना। तो ये शिवाजी मराठा उत्थान के हिंदू पद पादशाह के संस्थापक माने जाते हैं। औरंगजेब ने इन्हें पहाड़ी चूहा कहकर संबोधित किया था और बाद में औरंगजेब के द्वारा ही राजा की उपाधि भी इन्हें प्रदान की गई थी। इनका आपको जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि इन्होंने की थी। तो कई इनकी महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 18 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रतिबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों के अंत के विषय में बातें करता है। तब ये विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण करना, उपाधि का प्रतिपादन करना, या विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में दी गई भेंट, उपलब्धि या पद को स्वीकार करना, या आपको जो है उपयुक्त सभी। तब इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि ये सहमति के बिना प्रतिबंधित है, उपयुक्त सभी। ठीक ना, उपयुक्त सभी चीजें राष्ट्रपति के मतलब सहमति के बिना आप किसी तरह की कोई भी उपाधि या ये सब धारण नहीं कर सकते। एक बार जो है कि सूचना आयोग के जरिए लोगों ने मांगा कि क्या हमारे देश के पिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं? तो आपको राष्ट्रपति कार्यालय से आया कि मैं किसी भी राष्ट्रपिता को नहीं जानता हूं। बड़ा अचंभित बात हुआ कि राष्ट्रपिता को आप नहीं जानते। चूंकि क्यों नहीं जानते हैं? तो यह राष्ट्रपिता की उपाधि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, इसलिए नहीं जानते हैं। ठीक ना। जबकि आप मेजर, कर्नल, भारत रत्न, भारत पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म, जितने अवार्ड जो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, इन सभी को कर्नल, ब्रिगेडियर, आपको जनरल, जितनी चीजें मार्शल, ये जितने हैं, तो ये सभी को जानते हैं, लेकिन वह किसी राष्ट्रपिता को, किसी नेताजी को, किसी चाचा को नहीं जानते हैं। ठीक ना। ये बातें भी आप सब अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए। संविधान पीठ के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यूनतम न्यायाधीशों को कितने न्यूनतम न्यायाधीश आपको होने चाहिए? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक ना। आपको 3 होने चाहिए या 5 होने चाहिए या आपको 7 होने चाहिए या 9 होने चाहिए? संविधान पीठ में कितने होने चाहिए? ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यूनतम न्यायाधीश कितने होने चाहिए, ये विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कितने न्यायाधीश होने चाहिए। तब आप बताइएगा कि न्यूनतम 5 न्यायाधीश की बेंच, खंडपीठ, न्यूनतम 5 न्यायाधीशों के खंडपीठ होने चाहिए। ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण बातें, 5 न्यायाधीशों के खंडपीठ को होने चाहिए, ये बातें हुई। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा अगला आपको NTA नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक ना।
और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखेंगे। एक ये आपको 100 घंटे की क्लास है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी आपको सुविधा दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण बातों को हम सब आइए देखते हैं, ठीक ना। और भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना कौन सा है, तब आप बताइएगा कि रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अभी हाल ही में कुछ साल पहले भूकंप आया था और बड़ा भीषण भूकंप था, जो कि हिमालय के इर्द गिर्द और नेपाल का काठमांडू उसका केंद्र बिंदु था और रिएक्टर स्केल पर काफी भयावह भी माना गया है, ठीक ना। तो ये आपको हिमालयन क्षेत्र और भारत में कुल 4 भूकंपीय जोन हैं। कितने? 4 भूकंपीय जोन भारत में है। भारत में 4 भूकंपीय जोन, ठीक ना, भूकंपीय जोन है। पहले 5 था, लेकिन पहले नंबर को अब हटा दिया गया है। ये महत्वपूर्ण बातें। चलिए नेक्स्ट अगले बातों के चलते हैं। भगत सिंह उनके मित्रों को किस मामलों में गिरफ्तार किया गया था? तो भगत सिंह और उनके मित्र को सेंट्रल असेंबली बम कांड में, या डलहौजी स्क्वायर बम कांड में, या कैक्टन हॉल में गोली चलाना, या अंग्रेजी अफसर जैक्सन को गोली मारने के आरोप में, तो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के कांड में इनके मित्रों को गिरफ्तार किया गया था। और यह घटना 8 अप्रैल 1929 की घटना है, ठीक ना। 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह यानी बीबी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया। लेकिन बाद में आपको जो है बटुकेश्वर दत्त तो किसी तरह वहां से भाग निकले, लेकिन आपको जो है अन्य लोगों को जो है कि फांसी की सजा दी गई थी। 23 आपको मार्च 1931 ईस्वी को महान स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दे दी गई थी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, जल्दी से देखिए। हम लोग बातें कर रहे थे कि मिस वर्ल्ड इस बार कौन बनी है, मिसेस वर्ल्ड कौन बनी है, मिस यूनिवर्स कौन बनी है। तो ये आप आइए मिलान करिए। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है ना, करंट का क्वेश्चन है और करंट में आपको मिलान इसका करना है। तब आप बताइए कि मिस वर्ल्ड कौन बना है। तो मिस वर्ल्ड कैरोलिना लिबावस्का जो है ये बनी है। जबकि मिसेज वर्ल्ड कौन बना है, तो मिसेज वर्ल्ड आपको जो है साइलिन फोर्ड बनी है। और मिस यूनिवर्स का ताज किसे मिला है, तो आपको हरनाज संधू जो भारतीय मूल की है, ये आपको जो है कि मिस वर्ल्ड का आपको मिस यूनिवर्स का ताज इन्हें ही प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आप देखिए, तो पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी, सी ए बी। ऑप्शन संख्या सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। आपको जो है सी इज योर राइट, 1 इज योर राइट आंसर होगा। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है, यह भी करंट का क्वेश्चन है और जल्दी से सभी लोग आ जाइए। ये आपको पहला वर्ल्ड पीस सेंटर तो हैदराबाद में, अहमदाबाद में, पाली में या गुरुग्राम में, तो गुरुग्राम में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के और चलते हैं। ये आपको रहा कि 15वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे चुना गया है, तो द पावर ऑफ डॉग को, किसे, द पावर ऑफ डॉग जो है ये बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाले सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी गई है। ये बातें आप लोग याद किए रहिए, जानते रहिए, चूंकि ये सब करंट का मुद्दा है और करंट से पुरस्कार से 1-2 प्रश्न आप सबके लिए पूछा जाएगा, पूछा गया है, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से हैंड रिटन नोट्स हैं और आप इसे परचेज कर सकते हैं, आपके भविष्य के लिए बड़ा ही लाभकारी भी सिद्ध होगा। देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है या कहां लॉन्च किया गया है, गुरुग्राम में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या पुणे में, कहां पर किया गया है, तब बताइएगा कि पहला आपको जो रोबोटिक एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क
जो है ये बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ई ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया गया है? गोवा सरकार या पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार? जल्दी से फटाफट आप सब जल्दी से जवाब दीजिए और जवाब देने के बाद जल्दी से बताइए कि किस सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है। ठीक ना, तो जल्दी से ये आपको काम दिल्ली सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है। किसके द्वारा? और बच्चों का जवाब भी बड़ा शानदार आ रहा है। मैक्सिमम लोग जो हैं ये दिल्ली सरकार का ही जवाब दे रहे हैं। अच्छा, सही सुमेलित करिए भैया, बड़ा कठिन है ये। एशियाई क्रिकेट परिषद, एक तरफ जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के आपको जय शाह को नियुक्त किया गया है, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसे हम टीसीएस के नाम से जानते हैं, और टीसीएस के आपको जो है कि इसके सीईओ के रूप में राजेश गोपीनाथन को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ आपको जब फ्लिपकार्ट हेल्थ आपको प्लस के कौन बने हैं तब बताएगा कि प्रशांत झावरे जो बने हैं, और एयर इंडिया के आपको कौन बना है तो एन चंद्रशेखरन। तो इस तरह से पहले का से, दूसरे का डे, तीसरे का बे और चौथे का ए आपको सी डी ए बी ए, ये ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर माना जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक ना, तो चलिए अगले प्रश्न के और हम सब चलते हैं। ये रहा, आपको सही सुमेलित कीजिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, बौद्धिक सूचकांक, पर्यावरण सूचकांक, लोकतंत्र सूचकांक और भ्रष्टाचार सूचकांक से संबंधित प्रश्न आप सबसे पूछा गया है और ये हमेशा पूछा भी जाता है। तब आप इसका जवाब दीजिएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है ये 43वां है, और बौद्धिक संपदा के ये आपको जो है कि गलती लग गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान जो है ये आपको 139वें स्थान पर भारत है। ठीक ना, बौद्धिक संपदा के मामले में भारत का स्थान 43वां है। पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान 168वां है और लोकतंत्र के सूचकांक में 46वें नंबर पर है। भ्रष्टाचार सूचकांक में 85वें नंबर पर है। तो इस तरह से पहले का डे, दूसरे का से, तीसरे का ए, चौथे का बे और पांचवें का ए आपको डी सी ए बी ए, ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल सही कर लीजिए, सही से चीजें को। ये इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीबीआई है, ये आप लर्न कर लो भैया, याद कर लो। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में F1 बहरीन आपको ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता था? आज मॉर्निंग में हमने बहरीन न पूछ के स्विट्जरलैंड शायद पूछा था। ठीक ना, तब आप बताइएगा कि वाल्टेरी बोटास के द्वारा या लुइस हैमिल्टन, कार्लेस सेंज जूनियर के द्वारा या चार्ल्स लेक्लर के द्वारा? तो चार्ल्स लेक्लर जो है इन्होंने ही बहरीन आपको ग्रैंड पे फरारी F1 रेस को जीता था। ये वीडियो शानदार तरीके से वीडियो की किताब है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपके लिए सुनहरा अवसर है, चूंकि एग्जाम दोबारा नहीं आएगा। ठीक ना, और एक बार किसी तरह से जिनका नहीं हुआ, जिनका हुआ था सरकार ने कैंसिल कर दिया, उनके लिए तो दुर्भाग्य की बातें हैं, लेकिन एक आपको सुनहरा अवसर कि आप इस बार घुमाए नहीं, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए। हाल ही में 35वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया गया? गोरखपुर, फरीदाबाद, इंदौर या मनाली? आपको कहाँ किया गया? तब आप जवाब दीजिएगा कि इसका आयोजन फरीदाबाद में आपको किया गया है। कहाँ पे? फरीदाबाद में इसका अंतरराष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरुष का पुरस्कार नीरज चोपड़ा को दिया गया है। किसे?
नीरज चोपड़ा, ये आप वन लाइनर को कहीं किताब खोल लीजिए, कॉपी खोल लीजिए, लर्न कर लीजिएगा वन लाइनर। चूंकि आपको सुपर टेट में 7 से 8 क्वेश्चन जो है अभी से ही तैयारी करते चलेंगे तो आपको ज्यादा कम से कम 30 क्वेश्चन पूछेगा, ये आप याद रखिएगा। भारत ब्रॉडबैंड आपको लिमिटेड बीबीएनएल का विलय किसमें किया गया है? तो बीबीएनएल का विलय जो है ये बीएसएनएल में कर दिया गया है, भारत संचार नगर निगम लिमिटेड में आपको किया गया है। किसमें? भारत संचार निगम लिमिटेड में आपको जो है एक कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा, पेपरलेस बनाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाले भारत के पहले विधानसभा कौन बनी है? पंजाब विधानसभा, उत्तराखंड, नागालैंड या गुजरात विधानसभा? कौन सी विधानसभा आपको पहले बनी है? तब ये बताइएगा कि पेपरलेस काम होने वाले पहले ई विधान एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाले नागालैंड विधानसभा बनी है। कौन सी? नागालैंड विधानसभा पहला है जिसने पेपरलेस विधानसभा बजट प्रस्तुत किया गया। हाल ही में एबल पुरस्कार ये किससे दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और गणित का इसे नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये 2022 में किसे दिया गया? डेनियल पेनल सुल्विन को, श्रीनिवास एएसआर को, गेगरी मार्गुलस को या हिलेल फुरस्टेनबर्ग को? तब आप जवाब दीजिएगा कि यह जो है डेनिस पार्लेल सुलिवन को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक ना? तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस तरह प्रश्नों के श्रृंखला बच्चा समाप्त हुआ है। आप सबके लिए शानदार तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हुई। तो इसके साथ ही शुभ संध्या, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ। और रात्रि भी कल का आने वाला कल का दिन भी आपका सुनहरा हो, इन्हीं कामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।